फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम बात कर रहे होंगे लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन सारे क्वेश्चनों पर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। इसमें वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में जो है वो पूछे गए हैं। तो लगभग 3-4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड किया गया है। बस उन सारे क्वेश्चनों को ये टॉपिक वाइज जो है वो मैंने अरेंज कर दिया है। तो अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो एक बार आपका पूरा यूनिट 5 तक इन 20 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा यूनिट 5 के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स आपके जो है वो एक बार रिवीजन हो जाएंगे। आप सब लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो आपको ये तो पता हो ही गया होगा कि लैंग्वेज क्या होती है और मतलब कम्युनिकेशन क्या है। तो आपको भाषा की संरचना के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी जो है वो होनी चाहिए। देखिए, भाषा क्या है, आपने पढ़ा होगा, भाषा हमारे विचारों भावों को अभिव्यक्त करने का एक साधन होता है। ठीक है, 3 प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ये नॉर्मल सी बात है, ये इतनी बातें तो आपको पहले से पता होनी चाहिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए लैंग्वेज के बारे में वो क्या है, वो उसका स्ट्रक्चर है, किस तरीके से वो बना हुआ है उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। तो भाषा के स्ट्रक्चर को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है रूप, दूसरा है कंटेंट एंड तीसरा है यूज ऑफ प्रैग्मेटिक्स। मतलब पहला उसका फॉर्म है, किस तरीके से वो बना हुआ है। दूसरा उसमें किस तरीके से उसके अर्थ का किस तरीके से निर्माण हुआ है। जो कोई भी लैंग्वेज बनी है तो उसमें किस तरह से अर्थ का निर्माण हुआ है और उसको किस सिचुएशन में कैसे यूज करना है। इन 3 टर्म में हम भाषा के स्ट्रक्चर को डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्वर विज्ञान के बारे में जानते हैं। रूप के अंतर्गत स्वर विज्ञान आता है। ध्यान से इस चार्ट को आपको दिमाग में बैठा लेना है कि जो फॉर्म होता है, फॉर्म के अंतर्गत उसकी बनावट से संबंधित हम स्वर विज्ञान, आकृति विज्ञान और वाक्य विन्यास, इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स। ध्यान से आप इन चीज़ों को करिएगा कि हम रूप के अंतर्गत मतलब उसके फॉर्म के अंतर्गत हम स्वर विज्ञान जिसे फोनोलॉजी कहते हैं, आकृति विज्ञान जिसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं और सिंटैक्स जिसे हम वाक्य विन्यास कहते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। वहीं कंटेंट के अंतर्गत हम अर्थ विज्ञान के बारे में जानते हैं और अर्थ विज्ञान के अंतर्गत हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, इन सब के बारे में जो है वो जानते हैं। उसके बाद यूज ऑफ प्रैग्मेटिक्स होता है, किस सिचुएशन में कैसे उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, इसके बारे में हम थर्ड जो चरण होता है उसमें हम जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा, स्वर विज्ञान के अंतर्गत हम जो ध्वनियाँ होती हैं उन ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इन्वायरमेंट में जो साउंड्स हैं उन साउंड का अध्ययन किया जाता है, वो आपका स्वर विज्ञान होता है। उन साउंड को उनके जो आकृतियाँ हैं उन आकृतियों के बारे में अध्ययन किया जाएगा तो वो आकृति विज्ञान हो जाएगा। उसको ग्रामेटिकली किस तरीके से अरेंज करना है, ठीक है, ग्रामर से संबंधित, जैसे राम जा रहा है तो जा राम ऐसा हम अरेंज नहीं करते हैं, वो ग्रामेटिकली रूल के अकॉर्डिंग कैसे हम उसको अरेंज करते हैं, इसका जो अध्ययन होता है वो आपका सिंटैक्स कहलाता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और सिनोनिम्स के अंतर्गत हम जो आपके समानार्थी होते हैं, एंटोनिम्स मतलब विलोम चीज़ों को जो है वो हम पढ़ते हैं। सिनोनिम्स मतलब वो पर्यायवाची जो होते हैं उसके बारे में, एंटोनिम्स मतलब जो विलोम्स होते हैं उसके बारे में, कि अर्थ किस तरीके से, किसी भी शब्द के अर्थ किस तरीके से बने हुए हैं उसके बारे में अध्ययन अर्थ विज्ञान होता है। और होमोफोन्स का मतलब होता है, होमोफोन्स मतलब जो समानार्थी शब्द होते हैं उनके बारे में यहाँ पे पढ़ा जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये चार्ट अगर आपको याद रहेगा तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपको ऑटोमेटिक जो है वो मिल जाएगा। बस आपको ये चार्ट ध्यान में रखना है कि रूप के अंतर्गत कौन कौन सा पार्ट्स आता है, कंटेंट के अंतर्गत क्या क्या आता है। अर्थ विज्ञान का कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूजन बस क्या करते हैं, अर्थ विज्ञान को फॉर्म में जो है वो इंक्लूड करते हैं, जो कि ये गलत है। अर्थ विज्ञान आपके विषय वस्तु के अंतर्गत जो है वो आता है। तो ये आप चार्ट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला आपको भाषा के कार्य पता होना चाहिए। 1 नंबर में भी बन सकता है, लॉन्ग टाइप में भी क्वेश्चन बन सकता है, शॉर्ट टाइप में भी बन सकता है। तो जो मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं इन पॉइंट को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा और शॉर्ट में आप अपना रिवीजन करिएगा कि भाषा के क्या क्या कार्य होते हैं। आप सभी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और आप जानते हैं कि भाषा के क्या कार्य हैं। बस अगर आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है और अगर आपको इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं आप, इसका मतलब है कि आपके पास शब्दों की कमी है। तो शब्दों की कमी को पूरा करने के लिए आप इन चीज़ों
चीज़ों को जो है वो अच्छे से याद रखिएगा कि भाषा प्रभावी संप्रेषण में मदद करती है। मैं आपके साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रही हूँ, मैं आपके साथ जुड़ पा रही हूँ, आप कमेंट के माध्यम से आप मेरे साथ जुड़ पाते हैं। वो जो जरिया बनता है हमारा और आपके जुड़ाव का, वो क्या होता है, वो लैंग्वेज होती है। और इस लैंग्वेज के माध्यम से ही हम बेहतर तरीके से संप्रेषण कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। तो जो संप्रेषण होता है, उस संप्रेषण के करने में हमारी लैंग्वेज जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे विचारों के आदान प्रदान करने में। ठीक है, तो ये आपका संप्रेषण के अंतर्गत ही इंक्लूड हो जाएगा कि हम जो सोचते हैं, हमारे मन के जो भाव हैं, जो विचार हैं, वो हम एक दूसरे व्यक्ति के साथ इसी लैंग्वेज के माध्यम से ट्रांसफ़र करते हैं। सामाजिक संबंध बनाने में कहा गया है कि बोली अच्छी रहेगी तो सामाजिक संदर्भ मतलब जो सामाजिक संबंध हैं वो बेहतर बनते हैं। तो समाज के साथ संबंध बनाने में, समाज के साथ जुड़ाव करने में हमारी लैंग्वेज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को देने में, ठीक है, हमारे मन के जो भाव हैं उन पर या दूसरे के मन के विचारों को समझ करके उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने में हमारी लैंग्वेज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परिचय प्रस्तुतिकरण में मैं आपके बारे में जानकारियाँ लूँ कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, आपका नाम क्या है। तो ये सब जो परिचय प्रस्तुतिकरण होता है, ये आप अपने दोस्त से या किसी अजनबी से मिलते हैं तो उसका जो परिचय लेते हैं उसमें भी आप लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करते हैं। तो लैंग्वेज का कार्य परिचय प्रस्तुतिकरण में भी होता है, या फिर आप ही अपना परिचय किसी को देंगे तो वो लैंग्वेज के माध्यम से ही देते हैं। सूचनाओं के संग्रह में, जैसे मैंने ये कुछ सूचनाएं आपके लिए एकत्रित की है, इसमें भी मैंने लैंग्वेज का ही इस्तेमाल किया है। नियंत्रण करने में, किसी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में, या किसी को, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा है, आप पीछे से बुला रहे हैं कि रुको, सुनो, तो ये सब क्या है कि आप उसके ऊपर नियंत्रण अपना स्थापित कर रहे हैं। तो ये नियंत्रण स्थापित करने में, किसी को डांट करके नियंत्रण स्थापित करने में लैंग्वेज का ही इस्तेमाल होता है। और मनोरंजन में भी हम लैंग्वेज का जो है उसका ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो पॉइंट ऊपर दिया गया है, ये हेडिंग्स के तौर पर आप याद रख सकते हैं। बाकी अगर आपसे डिटेल में पूछा जा रहा है तो वहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिएगा इन्हीं चीज़ों को। अगर आपसे शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये पॉइंट वाइज चीज़ों को आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। तो ये आपका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी इसमें 20 के 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सोच समझ करके, बहुत प्रीवियस ईयर को देख करके, यूनिट बाय यूनिट चीज़ों को अरेंज करते हुए ये सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। बहुत मेहनत के साथ ये सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं आपके लिए। तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा और अपने दोस्तों तक एक बार ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि अगर उनको ये चैनल के बारे में जानकारी नहीं है तो उनको भी जानकारी हो जाएगी, मेरा भी सपोर्ट हो जाएगा और आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। तो भाषा की विशेषताओं को जो है वो स्पष्ट करने की बात की गई है। आपको भाषा की विशेषताएं कम से कम 6 से 7, 4 से 5 विशेषता आपको ज़रूर पता होनी चाहिए लैंग्वेज के बारे में। तो लैंग्वेज प्रतीकात्मक होती है। हर एक लैंग्वेज की कोई ना कोई प्रतीक ज़रूर होते हैं। मतलब कोई भाषा होगी तो उस भाषा की कोई ना कोई एक लिपि जो है वो ज़रूर रहती है। एक ही भाषा की 2-3 लिपियाँ, मतलब 2-3 लिपि जो है वो एक ही भाषा की हो सकती है, लेकिन कोई भी लैंग्वेज रहेगी तो उसका कोई ना कोई प्रतीक जो है वो ज़रूर रहता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, लैंग्वेज होगी तो वो लिपि ज़रूर होगी उसकी। अगर किसी, जैसे आपकी हिंदी है तो उसकी देवनागरी लिपि है, ठीक है, इंग्लिश है तो उसकी रोमन लिपि है। तो कोई भी लैंग्वेज होगी उसकी अपनी एक लिपि जो है वो ज़रूर रहती है, उसका अपना एक प्रतीक जो है वो ज़रूर रहता है। ये भाषा की एक मैंडेटरी विशेषता आपकी होती है। भाषा एक परंपरागत प्रणाली होती है। मतलब भाषा एक परंपरागत प्रणाली को फॉलो करती है। जैसे हमारे दादा बाबा अगर किसी चीज़ को पेन कहते थे तो आज हम भी उस चीज़ को पेन कर रहे हैं। परंपरागत रूप से वो चीज़ें चली आ रही हैं और हम भी उसका आगे चल करके उसका हम पालन करते हैं। तो भाषा परंपरागत प्रणाली का जो है वो पालन करती है। संस्कृति स्थानांतरण होता है। एक कल्चर दूसरा कल्चर एक दूसरे में अपने कल्चर्स को जो है वो साझा करते हैं, वो लैंग्वेज के माध्यम से होता है। तो लैंग्वेज की एक प्रमुख विशेषता है कि इसमें संस्कृतियों का जो है वो स्थानांतरण होता है। इसमें स्वेच्छाचारिता होती है, ठीक है। स्वेच्छाचारिता का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए अगर हम इसको पेन कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसको अमेरिका में भी पेन कहा जाएगा, ठीक है, या हिंदी लैंग्वेज में अगर पेन कहा जा रहा है तो ज़रूरी नहीं इंग्लिश में ही भी पेन कहा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं कि इसमें स्वेच्छाचारिता पाई जाती है। सब अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। कोई वृक्ष कहता है, कोई पेड़ कहता है, ठीक है। इस तरीके से कोई ट्री कहेगा तो अलग अलग लोग अपनी अपनी इच्छा अनुसार अपनी भाषा का जो है वो प्रयोग करते हैं। इसमें द्वैध अवस्था पाई जाती है। द्वैध अवस्था का मतलब होता है जैसे का है और इसी का से बना हुआ आपका काम है, या मतलब आपका काम होता है। इस का तो अपना कोई मतलब नहीं होता है, स्वतंत्र रूप से का तो अपना कोई मतलब नहीं
है, लेकिन जब ये किसी शब्द के रूप में प्रयोग होता है तो इसका अपना एक मतलब होता है। तो जो लैंग्वेज होती है वो दो अवस्थाएँ इसमें जो है वो पाई जाती हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट कुछ आपको बताई गई है। ये भी ध्यान रखिएगा कि भाषा जो होती है वो एक अर्जित संपत्ति, मतलब एक अर्जित संपत्ति होती है, पैतृक नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके दादा बाबा आपको कुछ लैंग्वेज को जो है वो मतलब जैसे आप ज़मीन पाते हैं तो उस तरह से आप लैंग्वेज को पालेंगे, ऐसा नहीं है। लैंग्वेज एक्वायर की जाती है, वातावरण के माध्यम से लैंग्वेज सीखी जाती है। तो यह भी लैंग्वेज की एक प्रमुख विशेषता होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद संप्रेषण के प्रकार को समझाइए। तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसकी संप्रेषण क्या है। संप्रेषण है आपने जब हम एक दूसरे व्यक्ति के मतलब अपने मन भाव विचारों को लैंग्वेज के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा करते हैं या दूसरे व्यक्ति के भाव विचारों को समझते हैं, वो संप्रेषण होता है। आपको अगर पढ़ाने की स्पीड से कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे ये रिवीजन क्लास है, इस वजह से मैं क्लास को थोड़ा सा जो है वो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कराई जा सके, इसलिए थोड़ा सा स्पीड के साथ जो है वो चीज़ों को करवा रही हूँ, ठीक है। अगर आपको लैंग्वेज मतलब स्पीड से कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, बहुत तेज़ी के साथ चीज़ें कराई जा रही हैं, तो आप एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ स्पीड सही है या फिर जो है वो स्पीड कम करके आपको पढ़ाया जाए, तो एक बार मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी मेरे हिसाब से स्पीड सही है, रिवीजन क्लास है, आपने पहले से पढ़ रखा है, एग्ज़ाम बिल्कुल आपका अगले दिन आपका एग्ज़ाम है, तो आपने अगर पढ़ा है तो ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। संप्रेषण के प्रकार आपसे पूछा गया है, तो संप्रेषण आप जानते हैं क्या होता है। संप्रेषण जब हम लैंग्वेज के माध्यम से, एक भाषा के माध्यम से अपने मन के भाव तथा विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा करते हैं और उसके विचार तथा भावों को समझते हैं, तो वो आपकी संप्रेषण कहलाती है। संप्रेषण के प्रकार बहुत पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। संप्रेषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक मानव और एक पशु संप्रेषण। मानव संप्रेषण भी दो प्रकार के होते हैं, एक भाषिक और एक अभाषिक। भाषिक का मतलब जिसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए, मतलब बोल करके जो संप्रेषण किया जाए, वो भाषिक संप्रेषण होगा। अभाषिक संप्रेषण का मतलब होता है जिसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। तो वो आपका अभाषिक संप्रेषण। अभाषिक संप्रेषण आप ऐसे समझ लीजिए जिसमें हम संकेत के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से संप्रेषण करें, वो अभाषिक हो जाएगा। जिसमें हम भाषा का प्रयोग के माध्यम से संप्रेषण करें तो वो भाषिक हो जाएगा, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है आप आँख दिखा करके भी, मतलब आँखों को बड़ा करके भी जो है वो आप किसी को कंट्रोल कर लेते हैं, किसी पर नियंत्रण कर लेते हैं। आपने किसी तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है, लेकिन हाव भाव के माध्यम से जो है वो आपने मतलब संकेतों के माध्यम से आपने संप्रेषण किया है, तो वो अभाषिक संप्रेषण हो जाएगा। वही जब आप बोल करके या लिख करके संप्रेषण करते हैं तो वो आपका भाषिक संप्रेषण होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अभाषिक संप्रेषण होगा तो सांकेतिक जो भाषा का इस्तेमाल करके हम संप्रेषण करते हैं वो अभाषिक संप्रेषण होगा। भाषिक संप्रेषण वो होगा जिसमें हम लिखित और मौखिक रूप से संप्रेषण करेंगे, वो भाषिक संप्रेषण होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। पशु संप्रेषण वो अभाषिक ही होता है, ठीक है। जो पशु होते हैं, मतलब जो जानवर संप्रेषण, जैसे घोड़े का हियाना हो गया, बिल्ली का म्याऊं हो गया, तो ये भी आपस में, चिड़ियों का चहचहाना हो गया, ये भी आपस में कुछ ना कुछ आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। वो हमारी समझ में आए या ना आए, लेकिन वो भी अपने समुदाय के साथ कुछ ना कुछ बातचीत करते हैं, तो पशु संप्रेषण भी होता है। और ये एक प्रकार का भाषिक संप्रेषण ही जो है वो आपका होता है। तो ये आप कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है और आप ध्यान रखेंगे। भाषिक संप्रेषण को विकसित करने के किसी एक तरीके के बारे में बताएं, तो इसमें मौखिकवाद, शैक्षिक द्विभाषीवाद और संपूर्ण संप्रेषणवाद। देखिए मैं इसको डिटेल में आपको नहीं करवा रही हूँ, लेकिन मेरी आपको एक राय रहेगी कि इसको आप ज़रूर एक बार जो है वो डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अभी आपके पास टाइम है तो ठीक है। तो अभी आप जो है मौखिक संप्रेषण मतलब मौखिकवाद क्या होता है, शैक्षिक द्विभाषीवाद क्या होता है, संपूर्ण संप्रेषण क्या है, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, उसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब उसके बाद आपको कुछ फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक सा है, आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा। ASL, BSL और ISL, ये जो साइन लैंग्वेज हैं तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ASL का मतलब अमेरिकन साइन लैंग्वेज, और उसके बाद BSL मतलब ब्रिटिश साइन लैंग्वेज, और ISL इंडियन साइन लैंग्वेज। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपने पढ़ रखा होगा कि पाकिस्तान में कौन सी, इनमें से कौन सा जो है वो यूज किया जाता है। ISL यूज किया जाता है, BSL या ASL। तो इन तीनों में से कौन सा जो है वो सांकेतिक भाषा यूज किया जाता है पाकिस्तान में, वो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पता होगा तो ज़रूर बताएंगे।
ABA का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, तो ABA मतलब ऑडिटरी बर्बर अप्रोच, इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में आप इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा। मौखिक संप्रेषण, मौखिक बात जो है और संपूर्ण संप्रेषण आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ABA, तो ABA को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जिसे हम ऑडिटरी बर्बर अप्रोच कहते हैं। एक बार आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। संपूर्ण संप्रेषण के जनक पूछा गया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, तो वो मैंने डाउन कर दिया है, याद कर लीजिएगा। हो सकता है बहुत सारे बुक्स में ये चीज़ें नहीं दी गई हैं, ठीक है, मैंने 2-3 बुक्स देखा तो उसमें ये मुझे नहीं मिल रहा था कि संपूर्ण संप्रेषण के जनक कौन है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये होलकम्ब जो है उनको माना जाता है संपूर्ण संप्रेषण का जनक, तो ये आप ध्यान रखिएगा। भारतीय सांकेतिक भाषा के शब्दकोश में किस क्षेत्र के शब्दों को शामिल किया गया है? तो ध्यान रखिएगा 6 क्षेत्र के शब्दों को जो है वो शामिल किया गया है। जो आपका ISL-RTC है, आप ISL-RTC जो न्यू दिल्ली में है, तो उसी के द्वारा ये जो शब्दकोश होता है, मतलब जो ISL की डिक्शनरी होती है, ये जारी की जाती है। और इसमें 6 क्षेत्रों से संबंधित जो शब्द हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। पहले 4 ही क्षेत्र थे, बाद में 2 क्षेत्रों को और जोड़ा गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। टोटल 10,000 जो शब्द हैं वो अभी इंक्लूड हैं। जो ISL की डिक्शनरी है उसमें टोटल 10,000 शब्द हैं, और वो 10,000 शब्द जो हैं वो 6 क्षेत्रों से लिए गए हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें दैनिक जीवन के कुछ शब्द हैं, मतलब दैनिक जीवन से जुड़े हुए कुछ शब्द हैं, कानूनी शब्द कुछ इसमें हैं, चिकित्सा संबंधित हैं, शैक्षणिक हैं, तकनीकी से हैं और कृषि क्षेत्र से। तो ये कुछ 6 क्षेत्र हैं जहाँ से जो है वो आपकी शब्द जो है वो लिए गए हैं, जिनका सांकेतिक भाषा में ये जो है यूज किया जाता है। तो ये कुछ 6 क्षेत्रों के शब्द हैं, ये ध्यान रखेंगे। भाषा आकलन से क्या तात्पर्य है? तो भाषा आकलन एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से, मतलब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम बच्चे का परीक्षण करते हैं कि बच्चा लैंग्वेज में बच्चे का स्तर क्या है, ठीक है, यह जानने के लिए ही भाषा आकलन किया जाता है। जो इम्पोर्टेंट रहेगा आपको बता दिया जाएगा। अब आपके ऊपर है आप कितना पढ़ते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट आपको पहले भी बताया गया है, बहुत सारे वीडियोज़ मैंने बना रखा है, अगर आपने देखा होगा लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के बहुत सारे वीडियोज़ बना रखे हैं, ठीक है। पूरा सिलेबस ही अगर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, कंप्लीट यूनिट बाय यूनिट भी रिवीजन करवाया गया है, तो वीडियोज़ की कमी नहीं है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अभी आपके सप्लीमेंट्री के लिए स्पेशल कुछ नया जो है वो हम करवा देंगे, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। आपका वही सिलेबस है 2021 के, जो नया सिलेबस है, नया सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सब करवाया गया है, और सब कुछ आपके सिलेबस से रिलेट करता हुआ है, ठीक। कुछ भी नया जो है वो इंक्लूड करने का प्रयास इसमें नहीं है। तो जो वीडियोज़ पुराने हैं उनको भी आप ज़रूर देख लेंगे, वो भी आपके उतने ही काम आएंगे जो ये नए वीडियो आपके काम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रख करके जो है चीज़ों को करिएगा। बहुत बार मैंने आपसे कहा है कि औपचारिक अनौपचारिक, मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो, मतलब अगर कोई भी जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहा होगा उसको भी ये पता होगा कि औपचारिक अनौपचारिक में D.Ed में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इनमें डिफरेंस पूछ लिया जाएगा, औपचारिक की परिभाषा पूछ ली जाएगी, अनौपचारिक की परिभाषा पूछ ली जाएगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहला इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ये अगर आप डिफरेंस पता कर लेते हैं तो यहाँ से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। तो औपचारिक आकलन में एक डिफरेंस आपसे पूछा गया है, बाकी आप जो कम से कम 6 से 7 डिफरेंस ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो परिणाम के आधार पर हम इनमें अंतर कर सकते हैं कि औपचारिक आकलन में परिणाम संख्यात्मक और सटीक होता है, मतलब जो औपचारिक आकलन होता है उसमें बिल्कुल सटीक परिणाम मिलता है। इसमें अगर हम बात करते हैं कि बच्चों को ग्रेड के माध्यम से हम आकलन करते हैं कि हाँ चलिए, मतलब बच्चे का जो है वो ग्रेड बच्चे को दिया जाएगा कि हाँ, मतलब ये 600 में से जो है वो बच्चा 500 नंबर लेके आया है, तो इस तरीके से आकलन किया जाता है इसमें, और ये फाइनल आकलन होता है। और जबकि जो अनौपचारिक आकलन होता है इसमें आकलनकर्ता अपने अनुसार परिणाम देता है। जैसे मम्मी ने सवाल पूछा तो बच्चे ने जवाब दिया, तो मम्मी अब जवाब दे दिया तो मम्मी बोलेगी चलो ठीक है बेटा आपने बहुत अच्छा किया। पापा ने पूछा तो हो सकता है बच्चा जवाब ना दे पाए, तो वहाँ पे बच्चा, वो जो पेरेंट्स होंगे वो अपने अनुसार जो है वो बच्चे का आकलन करेंगे, ठीक है। विद्यालय में ऐसे मौखिक रूप में कुछ पूछा गया, टीचर अपने अनुसार आकलन कर रहा है, किसी प्रकार का कोई संख्यात्मक परिणाम बच्चे को नहीं दिया जाता है, सब अपने अपने स्तर के अकॉर्डिंग, मतलब अपने अपने अनुसार बच्चे का जो है वो परिणाम घोषित कर देते हैं। तो ये एक डिफरेंस होता है, बाकी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, आप उसको ध्यान में रखिएगा, पढ़िएगा ज़रूर एक बार औपचारिक अनौपचारिक में अंतर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर 1-2 नंबर में देखने को मिल जाएगा
किसी परीक्षण का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं? जैसे आप किसी भी प्रकार के परीक्षण का किसी भी प्रकार के आकलन का चुनाव कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि बच्चे की उम्र क्या है। ठीक है, जैसे आपका आकलन किया जा रहा है, आप अडल्ट हैं और आपकी सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा है, तो उस आधार पर आपका आकलन किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे छोटे बच्चे का आकलन करना है तो उसकी विधियों का भी ध्यान में रखना है कि छोटे बच्चे का आकलन करने के क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, बच्चे इतना ज़्यादा थ्योरी चीज़ें नहीं लिख पाएंगे ना, तो उनके अनुसार हमें बच्चे का आकलन करना है। यंत्र की उपलब्धता, आपके पास कितना मटेरियल उपलब्ध है। मतलब आप आकलन करने जा रहे हो, पता लगा कॉपियाँ ही नहीं है, 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे के अकॉर्डिंग आपके पास पेपर्स ही नहीं हैं जिस पे आप बच्चे लिख पाएँ। ठीक है, तो आपके पास कितना यंत्र की उपलब्धता क्या है उसके आधार पर भी आप आकलन करेंगे। अगर हमारे पास कॉपियाँ उपलब्ध नहीं हैं, मतलब लिखने के लिए हमारे पास कॉपियाँ नहीं हैं, तो हम बच्चे को मौखिक रूप से भी आकलन कर सकते हैं। तो आपके पास कितना मटेरियल उपलब्ध है आकलन करने के लिए, उसकी भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। विविधता का भी ध्यान रखना चाहिए। हर बच्चा अलग है, सबकी इंडिविजुअल नीड अलग अलग होती हैं, तो हमें बच्चे का आकलन करने के लिए उनकी जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, मतलब जो उनके अंदर का डिफरेंस है। ठीक है, किसी सोचने समझने की क्षमता बहुत हाई है, किसी की बहुत लो है, कोई मीडियम साइज का मतलब मीडियम स्तर का है, तो हमें एक ऐसा क्वेश्चन पेपर बनाना है। हमें आकलन के लिए एक ऐसा पेपर सेट करना है जो औसत लेवल मतलब औसत हो, जो हर प्रकार के बच्चे कुछ ना कुछ ज़रूर कर पाए। मतलब कोई लोएस्ट बच्चा भी है, कोई बिल्कुल ना समझ बच्चा भी है, तो वो भी पेपर के 2-4 क्वेश्चन तो ज़रूर करके आए। कुछ ऐसे इजी क्वेश्चन भी डालने हैं, कुछ ऐसे हार्ड क्वेश्चन भी डालने हैं कि बहुत प्रतिभावान बच्चा भी उस क्वेश्चन को ना कर पाए, मतलब करने में असमर्थ हो या फिर बहुत डिफ़िकल्टी के साथ कर पाए, वही बच्चा कर पाए जिसने बहुत डीपली पढ़ा है। और हमें कुछ मतलब अधिकतर ऐसे क्वेश्चन रखने चाहिए क्वेश्चन पेपर में जो हर औसत बच्चा जो है वो कर पाए, क्योंकि औसत बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कुछ हमें इस विविधता का भी ध्यान रखना है और उस विविधता को ध्यान में रख करके ही आकलन जो है वो करना चाहिए। विकल्पों का संयोजन भी करना है कि किस तरीके से आप करेंगे, मतलब विकल्प भी होना चाहिए कि साप्ताहिक कर रहे हैं, द्विमासिक कर रहे हैं, त्रैमासिक कर रहे हैं। ठीक है, आप ईयरली कर रहे हैं, कैसे आप आकलन करेंगे उस विकल्पों का चयन भी करना चाहिए। और बच्चे की मेंटालिटी को भी ध्यान रखना है, बच्चे की मौजूदा स्थिति को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर जैसे किसी बच्चे का आप आकलन करने जा रहे हैं, बच्चा बहुत बीमार है या फिर वो बच्चे की स्थिति नहीं है, इस स्थिति में वो नहीं है कि वो आपके लिखित प्रश्नों का जो है वो जवाब दे सके, तो आप उसके लिए उसकी मौजूदा स्थिति जो है उस स्थिति के अनुसार बच्चे का आकलन करेंगे। अगर कोई बच्चा, मान लीजिए किसी बच्चे का पैर कट गया है और आप आकलन करने के लिए दौड़ने का जो है वो मतलब दौड़ प्रतियोगिता कराते हैं और उस आधार पर आकलन करते हैं कि ये बच्चा नहीं दौड़ पाएगा, मतलब दौड़ने में सक्षम नहीं है, मतलब ये बच्चा फेल है, तो वो एक मतलब अच्छा आकलन नहीं होगा। बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से, बच्चे की स्थिति के हिसाब से, जैसा बच्चा है, हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा है, तो फिर आप उसको बच्चा गाने सुनने में कितना सक्षम है, इस आधार पर उसका आकलन नहीं कर सकते हैं आप। बच्चे की जो स्थिति है उस स्थिति के आधार पर आपको आकलन करना है। तो आकलन करते समय, मतलब किसी भी बच्चे का आकलन करते समय हमें इन कुछ बातों का जो है वो ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद किसी भाषा के प्रयोग के लिए मुख्यतः किन कौशलों की आवश्यकता होती है? तो 2 महत्वपूर्ण कौशल होते हैं, एक अभिव्यक्त मतलब अभिग्रहण और एक अव्यक्त, मतलब बच्चा कितना ग्रहण कर पा रहा है। मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप में से कुछ बच्चे होंगे जो 20 के 20 क्वेश्चन को ऐसे वीडियोज़ देख कर भी याद कर लेंगे। कितना ग्रहण कर पा रहा है बच्चा, ये एक महत्वपूर्ण कौशल होता है। और ग्रहण करने के बाद कितना व्यक्त कर पा रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो समझ तो मतलब सुन लेंगे, समझ लेंगे चीज़ों को, लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चों के अंदर होती है, वो बोल नहीं पाते, समझते तो हैं लेकिन जब बोलने का अवसर आता तो नहीं बोल पाते। तो हम जब भी किसी भी बच्चे की भाषा के प्रयोग का हम आकलन करते हैं तो उसमें हम 2 ही कौशलों को चेक करते हैं। पहला, वो कितना समझने में सक्षम है, दूसरा वो बोलने में कितना सक्षम है, समझा हुआ वो कितना व्यक्त कर पा रहा है। इन 2 के आधार पर हम जो है बच्चे का आकलन करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, ध्यान रखिएगा इस बात को। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। तो बहुज्ञानेंद्रियों का प्रयोग इसमें किया जाता है। जब भी भाषा शिक्षण किया जाए तो एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का जो है वो प्रयोग किया जाए। अर्थपूर्ण स्थिति एवं संदर्भ का प्रयोग किया जाए, मतलब जब भी भाषा शिक्षण किया जाए तो एक मतलब अच्छे इन्वायरमेंट में बच्चे का भाषा शिक्षण किया जाए। इन्वायरमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है एक बच्चे के भाषाई विकास के लिए, तो हमें उस इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए। भाषा शिक्षण शीघ्र प्रारंभ करना चाहिए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके।
भाषा शिक्षण वो प्रारंभ करना चाहिए। भाषा शिक्षण में निरंतरता जो है वो होनी चाहिए। बालक की रुचि और आवश्यकता के अनुसार जो है वो भाषा सिखानी चाहिए बच्चों की, मतलब जो लाभदायक हो बच्चे के लिए ऐसी भाषा सिखाना चाहिए। और महत्वपूर्ण और लाभदायक जो भाषाएं हैं उन्हीं का ज्ञान बच्चों को जो है वो देना चाहिए। पूर्व प्राथमिक स्तर पर भाषा के चरण आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा LESRW ये इसका सीक्वेंस सही होता है। आपसे ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा LESRW ये जो सीक्वेंस है वो सही होता है। ये लिसनिंग है, स्पीकिंग है, राइटिंग है, मतलब रीडिंग है और राइटिंग है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। तो ये आपके 4 हैं और यही चरण, यही सीक्वेंस सही है, आपको इसको ही ध्यान रखना है। आगे आप ध्यान रखिएगा जो मारिया मोंटेसरी उन्होंने LESWR बताया था, ठीक है। LESWR ये मारिया मोंटेसरी के अनुसार है। वो कहती हैं कि बच्चे का जो लिखना होता है वो ज़्यादा आसान होता है। मतलब अगर आप बच्चे को पहले लिखना फिर बाद में पढ़ना सिखाएंगे तो वो बच्चे ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को सीख पाएंगे। ये सिर्फ मारिया मोंटेसरी कहती हैं और किसी के अनुसार नहीं है। आपको जो याद रखना है वो आपको याद रखना है LESRW याद रखना है, ठीक है। लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, तो मतलब ये आपको ध्यान रखना है। भाषा शिक्षण की किसी एक विधि का नाम बताइए। तो ध्यान रखिएगा भाषा शिक्षण की विधियां आप में दी गई हैं, जिसमें आपका संरचनात्मक विधि है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो यमारियम होता है वो यमारियम किस विधि के अंतर्गत आता है। ये आप अगर याद रखते हैं, यही इतना चीज़ें अगर आप याद रखते हैं तो 1 नंबर में बनने वाले क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ठीक है। भाषा शिक्षण की विधि को 3 विधियाँ हैं, संरचनात्मक है, प्राकृतिक है और संयुक्त विधि है। और संरचनात्मक विधि में आपके स्विट्जरलैंड की एप्पल-टी प्रोग्राम, वेरीफाइड सिस्टम, ये सारी चीज़ें आती हैं। मुख्यतः 2 पढ़ी जाती हैं इसमें, स्विट्जरलैंड की, एक एप्पल-टी प्रोग्राम। आप इन दोनों को एक बार ज़रूर डिटेल में पढ़ लीजिएगा। स्विट्जरलैंड की जो 1921 में दिया गया था, इसमें 6 कॉलम थे और 6 कॉलम में अलग अलग शब्द लिखे थे जिनका अपना मतलब होता था और बच्चे को भाषा की संरचना जो है वो सिखाई जाती थी। एप्पल-टी प्रोग्राम जो है वो भी बच्चे को भाषा की संरचना सिखाने के लिए प्रयोग किया जाता था, तो ये आप ध्यान रखेंगे। वही प्राकृतिक विधि है, प्राकृतिक विधि के अंतर्गत किसी भी प्रकार की विधियाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आप याद रखिएगा। 3 विधियाँ हैं, संरचनात्मक, प्राकृतिक और संयुक्त। संयुक्त के अंतर्गत एक विधि इंपॉर्टेंट है, वो है यमारियम, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं जैसे रोज आइसलैंड होता है, लेकिन यमारियम बहुत महत्वपूर्ण है। यमारियम जिसे हम मैटरनल रिफ्लेक्टिव मेथड कहते हैं, मात्र चिंतनशील विधि कहा जाता है, ठीक है। यमारियम को हम क्या कहते हैं, मात्र चिंतनशील विधि। इसका फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछा गया है, जिसे हम मैटरनल रिफ्लेक्टिव मेथड कहते हैं, ठीक है। तो आप इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे और ये 4 याद रखेंगे, जिसमें संरचनात्मक विधि, प्राकृतिक विधि और संयुक्त विधि आती है। संयुक्त में यमारियम आता है। स्विट्जरलैंड की एप्पल-टी प्रोग्राम संरचनात्मक विधि के अंतर्गत आता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। भाषा शिक्षण की किसी एक तकनीकी का जो है वो नाम बताइए। तो इसमें समाचार जो होता है, मतलब जो न्यूज एंड कन्वर्सेशन होता है, मतलब कन्वर्सेशन होता है, मतलब समाचार पत्र और वार्तालाप होता है, वो एक विधि है। प्रत्यक्ष विधि होती है, कहानी कथन विधि है। इसी में एक विधि और होती है, वो है भ्रमण विधि। वो आपके सिलेबस के अनुसार जो दिया गया है वो मैंने इंक्लूड किया है। आपसे ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि बताइए भाषा शिक्षण की किसी एक तकनीकी का नाम बताइए, तो आपको ये चारों पता होना चाहिए, ठीक है। समाचार पत्र, प्रत्यक्ष विधि, कहानी कथन और भ्रमण विधि, ये 4 आप में दिया गया है, आप इनको ध्यान में रखेंगे। और भ्रमण विधि के बारे में एक बार जरूर पढ़ लेंगे। भ्रमण विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे। लेखन के प्रकार बताइए, ये भी क्वेश्चन बना हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखन का प्रकार नहीं है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। लेखन के 3 प्रकार होते हैं, एक नकल करना, निर्देशित और स्वतंत्र लेखन। नकल करने का मतलब होता है जैसे ये चीज़ें लिखी गई हैं, आप देख देख कर चीज़ों को उतार रहे हैं, वो नकल करके लिखना है। निर्देशित लेखन होता है जैसे मैं आपसे कह दूँ कि ठीक है, आप जो है मतलब कोई भी आपको समय समय पर निर्देश दिया जाए कि हाँ अब यहाँ से ये लिखना स्टार्ट करना, मतलब निर्देश के माध्यम से जो लिखा जाए वो निर्देशित लेखन। स्वतंत्र लेखन का मतलब है मैं आपको कोई टॉपिक दे दूँ और आपको वही टॉपिक के ऊपर लिखने के लिए, जैसे गाय पर निबंध हो गया, प्रदूषण पर निबंध हो गया, तो ये सब एक स्वतंत्र लेखन है। आप खुलकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, वो स्वतंत्र लेखन। जिसमें आप बंधे हुए होंगे, टीचर के निर्देश पर आप लिख रहे होंगे, तो वो निर्देशित लेखन। और नकल करने का मतलब होता है जैसे जो डिक्टेशन होता है, डिक्टेशन निर्देशित लेखन के अंतर्गत आता है। टीचर जो बोलता है आप वही लिखते हैं। नकल करके लिखने का मतलब है ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख गया, आपने छाप लिया। पठन के प्रकार अब बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाता है। 4 मुख्यतः इसके प्रकार होते हैं।
उद्देश्य के आधार पर पठन होता है, जिसमें उद्देश्य के आधार पर पठन आप में विकासात्मक, कार्यात्मक, उपचारात्मक और मनोरंजनात्मक ये पठन आपके होते हैं। वहीं सामग्री के आधार पर पठन पे वार्तालाप और लिखित तथ्यों पर आधारित होता है। शैली के आधार पर जो पठन होता है वो दो प्रकार का, जोर से पठन और मौन पठन होता है, और सहायता के आधार पर निर्देशित और स्वतंत्र पठन होता है। ठीक है, तो ये पठन के प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं, मुख्यतः 4 होते हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा सामग्री, तीसरा शैली, चौथा सहायता। और इन चारों के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पठन के प्रकार आते हैं, आप उनको ध्यान में रखेंगे। ये चार्ट याद रखेंगे, आपको याद रहेगा। लेखन कौशल के विकास की पूर्व गतिविधियों के बारे में बताइए। तो देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे की लेखन कौशल अच्छा हो, मतलब तो उसके लिए कुछ पहले की ज़रूरत होगी। जैसे आपने डीएड में एडमिशन लिया है, उसके पहले की रिक्वायरमेंट है कि आप 12th पास होनी चाहिए। तो ऐसे ही लिखने के पहले की कुछ ज़रूरत होती है, जैसे आपके आँख और हाथ के बीच में समायोजन होना चाहिए, क्योंकि आँख से और हाथ के बीच में बेहतर समायोजन रहेगा, तब हम सुंदर अक्षरों को लिख सकते हैं। शकल और मोटर बारीक कौशल जो है वो विकसित होने चाहिए। आपको पैटर्न की समझ होनी चाहिए, किस तरीके से लिखा जाता है उसकी समझ होनी चाहिए। आपकी मेमोरी पावर अच्छी होनी चाहिए। जब हम कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में जो हमारा ज्ञान स्टोर रहता है वही हम अपने लेखन में प्रदर्शित करते हैं। तो हमारी एक अच्छी स्मृति भी होनी चाहिए। नियमित अभ्यास होना चाहिए, जितना ज़्यादा अभ्यास होगा हमारा लेखन उतना ही बेहतर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ प्रकार हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।